गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी और आप स्वस्थ होंगे। ठीक है, तो जीएस मॉक टेस्ट टेस्ट का जो है कि यह चौथा पार्ट है। चलिए क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करते हैं। और आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए। ठीक है, क्योंकि बहुत ही अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं जिसमें हम लोग अच्छे अच्छे क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे। कोई अगर डाउट आपको होता है किसी क्वेश्चन में तो आप जो है कि कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए। ठीक है, लिख दीजिए कि सर मुझे इस क्वेश्चन पे डाउट है या मुझे इसको समझा दीजिए, तो मैं आपको कमेंट में ही समझा दूंगा या उसके लिए एक वीडियो बना सकता हूँ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन आंसर क्या है। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है 1919 के भारत शासन अधिनियम से। ठीक है, तो आपको बताना है कि 1919 के भारत शासन अधिनियम में से कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं। तो इसका आंसर जो होगा सी होगा, केवल एक और तीन। ठीक है, मैं आपको बता दूं 1919 के भारत शासन अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम भी कहा जाता है। ठीक है, भारत में महिलाओं को वोट देने का जो अधिकार था इसी अधिनियम के माध्यम से 1919 में दिया गया था। ठीक है, जो सेकेंड ऑप्शन इसलिए इसका सही नहीं है क्योंकि मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल की जो व्यवस्था की गई थी वह मार्ले मिंटो रिफॉर्म 1909 के माध्यम से की गई थी। ठीक है दोस्तों, एक चीज़ और समझ लीजिए आप, भारत में जो अंग्रेजी सरकार थी वह ब्रिटेन के द्वारा चलाई जाती थी। तो भारत में हर 10 साल पे 20 साल पे एक कानून बनकर आता था और जिसके उसके माध्यम से भारत में जो है कि सभी शासन व्यवस्था की जाती थी। ठीक है, तो उसी में से 1919 का जो शासन व्यवस्था भारत शासन अधिनियम था वो एक था जिसमें व्यवस्था एक ऐसी ऐसी की गई थी। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा सी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उद्देश्य प्रस्ताव कब और किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो 13 दिसंबर 1946 में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव, जिसे हम प्रेम्बल कहते हैं या प्रस्तावना कहते हैं, पेश किया गया था। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू को फादर ऑफ प्रेम्बल कहा जाता है या प्रस्तावना का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, इसे जो है कि 1947 में संविधान सभा द्वारा, जनवरी 1947 में संविधान सभा द्वारा इसे स्वीकार कर लिया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान की प्रस्तावना दीर्घकालिक सपनों का विचार है, निम्न में से कथन किसका है। तो यह कथन जो है सर अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर का है। मैं आपको बता दूं संविधान की जो प्रस्तावना है वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट जो है कि संविधान का भाग है। ठीक है, संविधान का एक हिस्सा है। इसमें जो है कि मात्र एक बार संशोधन हुआ है, 42वां संविधान संशोधन 1976 में, और इसमें 3 नए शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन सा? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ठीक है, 3 शब्द कौन कौन? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। यह 3 शब्द जोड़े गए थे कब? 42वां संविधान संशोधन 1976 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस अनुच्छेद के तहत संसद को शक्ति प्राप्त है कि वह राज्यों को संघ में मिलाने, क्षेत्र में वृद्धि या कमी कर सकती है। तो इसका अनुच्छेद होगा ए, अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद जो है, संसद के पास पावर है कि वह किसी राज्य के बाउंड्री को चेंज कर सकती है, उसका नाम बदल सकती है। ठीक है, या एक नया राज्य किसी एग्जिस्टिंग राज्य में क्रिएट कर सकती है, बना सकती है। ठीक है, बना सकती है। जैसे तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से तेलंगाना का निर्माण इसी अनुच्छेद के अंतर्गत 3 के अंतर्गत हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संसद द्वारा पारित किसी अधिनियम में नागरिकता के अर्जन एवं समाप्ति का प्रावधान है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ए, नागरिकता अधिनियम 1955। भारत में नागरिकता का जो प्रोविजन है संविधान के भाग 2 आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक है। संविधान का जो अनुच्छेद 11 है वो बताता है कि संसद को ये अधिकार होगा कि वह नागरिकता कैसे किसी को दे सकता है या उसकी समाप्त कर सकता है। तो उसलिए नागरिकता से संबंधित जो है कि संसद ने कानून बनाया जिसका नाम था नागरिकता अधिनियम 1955। अभी हाल ही में जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट था वह इसी अधिनियम में संशोधन किया, जिसमें आपको पता है कि 3 देश बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से जो 6 कम्युनिटी हैं, हिंदू, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध, ये भारत में आ सकते हैं तो उन्हें नागरिकता दी जा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा के अधिकार दायित्व तो किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार में जोड़ा गया। तो मौलिक अधिकार में इसे जो है कि संविधान के आर्टिकल 21
ए में जोड़ा गया है, ठीक है। और यह एक प्रकार का जो है कि वर्तमान में जो है कि फंडामेंटल ड्यूटी भी है और फंडामेंटल राइट भी है। तो इसे जो है कि 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया, ठीक है। नेक्स्ट वन देखते हैं, भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अनुसार हत्या के प्रयास को अपराध माना गया है? तो धारा 307। भारतीय दंड संहिता संविधान से अलग है, इसे बोलते हैं इंडियन पिनल कोड 1860। इंडियन पिनल कोड के माध्यम से ही जो इसमें बातें बताई गई उसी के माध्यम से किसी दोषी को सजा होता है। तो अगर किसी का आप हत्या करते हैं तो आपके ऊपर 307 का केस बनेगा और आपको जो है कि 20 साल या 15 साल की फांसी हो सके, कैद हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मूल रूप से भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य अर्थात फंडामेंटल ड्यूटी मौजूद था। मूल रूप से भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य का प्रावधान नहीं था। मूल कर्तव्य का प्रावधान भारतीय संविधान में 42वां संविधान 1976 द्वारा जोड़ा गया। दोस्तों इसका आंसर होगा बी। एक गलत है क्योंकि हमारे संविधान में फंडामेंटल ड्यूटी का कंसेप्ट नहीं था। इसे 42वां संविधान संशोधन 1976 में जो है कि स्वर सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था, ठीक है। तो 2 और 3 है। वर्तमान में हमारे यहाँ हमारे संविधान में फंडामेंटल जो ड्यूटी उसकी संख्या 11 है और हमारे यहाँ फंडामेंटल ड्यूटी की जो व्यवस्था है USSR, वर्तमान में उसको हम लोग रूस बोलते हैं, तो रूस के संविधान से लिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता है। अर्थात जब भारत में राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो लोकसभा राज्यसभा के मेंबर तो चुनाव में भाग लेते हैं, निर्वाचित सदस्य तो भाग लेते ही हैं, उसके साथ साथ भारत में जो राज्यों के विधानसभा है ना उसके भी निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। तो राज्य का जो मुख्यमंत्री है वो इसलिए भाग नहीं ले सकता है क्योंकि अगर वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो। उच्च सदन का मतलब ये होता है कि लोग राज्यों में जो विधानसभा, कई राज्यों में विधानसभा की 2 सदन होते हैं, एक विधानसभा और एक विधान परिषद। तो अगर मुख्यमंत्री जो है कि विधान परिषद का सदस्य है तो वह राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेगा। जैसे यूपी की मैं बात करूं तो जो योगी आदित्यनाथ हैं वह विधान परिषद के मेंबर हैं, तो राष्ट्रपति का चुनाव फ्यूचर में होता है तो वह राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेंगे, ठीक है। क्योंकि राष्ट्रपति के चुनाव में वही लोग भाग ले सकते हैं जो लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य हैं और राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य हों। तो वही तीन ही मतलब क्राइटेरिया रखी गई है, ठीक है। राज्य विधान परिषद के लोग सदस्य जो है कि राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। समझ बात आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति ने एकमात्र मामले में अपनी पॉकेट वीटो की शक्ति का प्रयोग किया था। तो 1986 में ज्ञान जैली सिंह जो थे भारत के राष्ट्रपति, वह भारत डाकघर संशोधन विधेयक के तौर पे उन्होंने अपना पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था। संविधान के आर्टिकल 111 में इसके बारे में बताया गया है, अगर राष्ट्रपति के पास कोई लोकसभा से राज्यसभा से कोई बिल पास कर जाता है तो वह चाहे तो उस बिल पे अपनी अनुमति न देकर उसे अपने पास हमेशा के लिए रख ले। तो इसे ही वीटो पॉकेट वीटो कहते हैं, ठीक है। पॉकेट वीटो या जेबी वीटो। तो ज्ञानजैली सिंह एकमात्र भारत के राष्ट्रपति थे जिन्होंने मतलब कहा जा सकता है कि उन्होंने पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था 1986 में। उस टाइम राजीव गांधी भारत के प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट को देखते हैं, कौन सा संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा और विधानसभा की सीटों की कुल संख्या में 2026 तक परिवर्तन नहीं करने का प्रावधान करता है? तो इसका आंसर होगा जो है कि 84वां बी होगा, ठीक है। 84वां संविधान संशोधन। सर्वोच्च न्यायालय के तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति तब होती है जब न्यायालय की किसी सत्र के लिए न्यायाधीशों का कोरम नहीं होता है। मतलब किसी नॉर्मली रिटायर्ड नहीं, मतलब किसी उच्च हाई कोर्ट के जज को जो है कि सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में कुछ समय के लिए उन्हें कार्यभार दिया जा सकता है जब सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या कम हो गई हो या जो उसकी कोरम होती है उसमें पूरा ना हो रहा हो, तब ऐसा व्यवस्था किया था। इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से ओम्बुड्समैन की स्थापना कहाँ से मानी जाती है? तो स्वीडन से मानी जाती है। ये 1809 में इसकी स्थापना की गई थी स्वीडन में। भारत में ओम्बुड्समैन को हम इस टाइम लोकपाल और लोकायुक्त के नाम से जानते हैं, ठीक है। लोकपाल और लोकायुक्त के नाम से जानते हैं।
संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत अन्य पिछड़े वर्ग मतलब ओबीसी को शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश हेतु 27% आरक्षण दिया गया था? तो इसका आंसर जो होगा दोस्तों, यह ऐसा किया गया था 93वां संविधान संशोधन 2005 में। एक इनामदार व्यक्ति थे, उनके द्वारा केस फाइल किया गया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी व्यवस्था की थी, इसे संविधान में संशोधन भी कर दिया गया था बाद में। संविधान के जो आर्टिकल 15 है उसमें ओबीसी को जो अन्य पिछड़े वर्ग हैं उनको शिक्षा संस्थाओं में 27% रिजर्वेशन देने की बात की गई है। तो जो 93वां संविधान संशोधन 2005 के माध्यम से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सेवा क्षेत्र में सम्मिलित है, मतलब भारत में सर्विस सेक्टर में क्या क्या आता है? तो बहुत आसान है, परिवहन और संचार और होटल, यही दो जो व्यवस्था है वह सर्विस सेक्टर में आते थे। इसका आंसर होगा बी, केवल 2 और 3। हमारे यहाँ भारत के जीडीपी में सबसे ज़्यादा योगदान जो देता है वह सर्विस सेक्टर देता है, लगभग 56% देता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अशोक के संदर्भ में निम्नलिखित में कथन पे विचार कीजिए। उसके लेखों में उसका नाम प्रियदर्शी मिलता है, सही है। उसके लेखों में उसका नाम देवनाम प्रियदर्शी रखा गया है। अशोक के अफगानिस्तान में लिखे गए लेखों की भाषा प्राकृत और खरोष्ठी है, यह गलत है, क्योंकि अफगानिस्तान में यूनान का बहुत ज़्यादा प्रभाव था, तो इसलिए यहाँ पे ना यूनानी जो मतलब जो भाषा है वह उसका प्रभाव ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसलिए इसका कथन जो है केवल एक सही होगा। कलिंग युद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। इसकी सूचना 10वीं शिलालेख में है। इसने उसका जिंदगी की प्रति नजरिया बदल दिया। ठीक है, यह अशोक द्वारा लड़ा गया अंतिम युद्ध था। ठीक है, बहुत अच्छा है। कलिंग युद्ध का जो बारे में है आप लोगों को पता होगा कि 261 बीसी में अशोक ने कलिंग, उड़ीसा के कलिंग साम्राज्य पर हमला किया था। इसके बाद से इसकी हृदय इसका परिवर्तन हो गया और इसने धम्म नीति अपनाया, मतलब लोगों की शांति और प्रेम से सेवा करने के लिए। तो इसका आंसर होगा सी, 2 और 3। एक गलत है, मतलब 10वीं नहीं है, 12वीं अनुसूची में, 12वीं शिलालेख में बताया गया। ठीक है, बाकी 2 और 3 सही है। 12वीं शिलालेख में इसके बारे में बताया गया है। मेगास्थनीज के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। दोस्तों, मेगास्थनीज जो था मौर्य वंश के शासक, जो पहले शासक थे चंद्रगुप्त मौर्य, उनके दरबार में आया था, और जो मेगास्थनीज था वह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। मैं आपको बता दूं, सेल्यूकस निकेटर सिकंदर का सेनापति था। ठीक है, सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस निकेटर था, और मेगास्थनीज जो था वह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत बनकर मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ठीक है, तो उसकी पुस्तक इंडिका से है, सही है, पर उससे भारतीय समाज एवं सामाजिक व्यवस्था का पूर्ण ज्ञान था, यह गलत है। पूर्ण ज्ञान का कंप्लीट ज्ञान नहीं था। उसने इतना बताया था कि भारत में जो समाज है वो 7 प्रकार से बांटी गई हैं, तो बस इतना ही उसने बताया था, इसलिए इसको पूर्ण ज्ञान नहीं था। तो इसके आंसर केवल 1 होगा। इसकी पुस्तक इंडिका है, बस इतना याद रखिए आप। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा, बहुत अच्छा है। धम्म महामात्रों की नियुक्ति अशोक ने लोगों में धम्म के प्रचार हेतु किया था, ये भी सही है। तो इसका आंसर सी होगा। यहाँ पे धम्म जो है ना वह प्राकृतिक पाली शब्द है, क्योंकि आपको पता होगा कि बौद्ध धर्म में पाली भाषा को बहुत ज़्यादा मान्यता दी गई है। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में पाली में ही तो दिया था, तो धर्म को पाली भाषा में धम्म कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में न्यूयॉर्क में हुई थी। लाला हरदयाल गदर पार्टी के पहले अध्यक्ष थे। गदर पार्टी का समाचार पत्र था, देखिए दोस्तों इसमें डी केवल सही होगा। गदर पार्टी का समाचार पत्र था, बाकी 1 और 2 गलत है। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में हुई थी, पर सैन फ्रांसिस्को में हुई थी, और लाला हरदयाल इसके अध्यक्ष नहीं थे, इसके अध्यक्ष थे सोहनलाल भकना थे। ठीक है, बल्कि लाला हरदयाल इसके महासचिव थे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ घटनाक्रम दिए गए हैं, इसको आपको लगाना है। तो इसका आंसर जो होगा सी होगा, 1 2 4 3। मैं आपको यहाँ पे आंसर इसका दिखा देता हूँ। ये तो गदर पार्टी वाला हो गया। यहाँ पे देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ 1 सितंबर 1939 को हुआ था, और यह 1945 में ख़त्म हो गया। कांग्रेस के मंत्रियों के इस्तीफा जो है कि 12 दिसंबर 1939 में दिए थे।
मुस्लिम लीग द्वारा भारत विभाजन हेतु संकल्प जो है पारित किया गया था मार्च 1940 में लाहौर में, जब मुस्लिम लीग लाहौर में एक अधिवेशन करते उसमें कहती है कि हमें एक पाकिस्तान, एक देश चाहिए जो कि भारत से अलग होकर बनेगा। तो सबसे पहले पाकिस्तान की मांग जो है कि मार्च 1940 में ही लाहौर में की जाती है। जापान द्वारा रंगून, जिसे हम आज बर्मा कहते हैं, उस पर कब्जा जो है कि मार्च 1942 में हुआ था। ठीक है, तो आप इसको आप देख लीजिएगा। तो 1 2 3 4 मतलब इसका जो व्याख्या होगा सी होगा। ठीक है, 1 2 4 3। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित संगठन का गठन सही क्रम में बताइए। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन था। ठीक है, आपको पता है आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय द्वारा 1915 में की गई थी। ठीक है, उसके बाद से जो है कि सत्य शोधक समाज की स्थापना 1839 में जो है कि आप यहाँ पे देख सकते हैं देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा जो है कि तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की गई थी। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वह होगा 4 3 2 1। ठीक है, बी होगा इसका आंसर। ठीक है, माफ़ कीजिए हम गलत बोल दिए थे, इसका आंसर बी होगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं 1815 में राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना की। 1839 में महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर ने तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की। 10 अप्रैल 1875 को स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की और 1873 में ज्योतिबा फूले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की। ठीक है, तो इसके आंसर बी हो गए। यहाँ पे देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 24। दिल्ली का मुख्यमंत्री उपराज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है। एक गलत है, केवल दिल्ली ही एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसके मुख्यमंत्री की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। बाकी ये दोनों कथन सही है, तो इसका आंसर जो होगा बी होगा। 2 और 3 सही है, बाकी एक गलत है। यहाँ पे होना चाहिए दिल्ली का मुख्यमंत्री राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आपको मिलाने में बहुत क्वेश्चन आसान है। मौलिक अधिकार जो है कि यूएसए से लिया गया है। शासन की संसदीय व्यवस्था यूके बोले तो ब्रिटेन से लिया गया, लंदन से लिया गया। आपातकाल जर्मनी से लिया गया और डीपीएसपी जो है कि आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है, तो आप इसका आंसर ढूंढ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन संवैधानिक निकाय है। तो चुनाव आयोग, जिसके बारे में आर्टिकल 324 में बताया गया, ये एक संवैधानिक निकाय है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग, ये भी एक संवैधानिक निकाय है। आर्टिकल 338B में इसे नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड कास्ट के बारे में बताया गया है। अभी हाल ही में इसके बारे में संविधान में 103 संशोधन भी किया गया था इसके लिए। ठीक है, तो नेशनल काउंसिल फॉर बैकवर्ड कास्ट आर्टिकल 338B में, तो 1 और 2 सही है, इसके आंसर ये होगा। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, बहुत आसान। डायनोमो का प्रयोग होता है किसमें, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए। तो एक है 2 पे। ठीक है, तो इसके आंसर बी होगा। मोटर जो है कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। बैटरी जो है कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, सार्क की स्थापना दिसंबर 1985 में हुई थी। इस क्वेश्चन में पहला कथन तो सही है, इसका मुख्यालय काठमांडू में भी सही है। सार्क के 10 सदस्य नहीं, सार्क के 8 सदस्य हैं। ठीक है, तो इसका 1 और 2 सही है। अफगानिस्तान है, नेपाल है, जो है कि भूटान है, इंडिया है। ठीक है, इसमें बाकी 8 जो है कि पाकिस्तान भी इसमें है। पाकिस्तान अब तो सार्क का कोई ज़्यादा मतलब ही नहीं रह गया है। ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान इस पर सपोर्ट नहीं कर रहा। अभी मोदी जी ने इस पर कोविड केस को लेकर सार्क देशों को बहुत ज़्यादा मदद करने की बात की थी। ठीक है, यहाँ पे देखिए, WTO की स्थापना 1946 में, गलत है। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1945 में। हालांकि मैं आपको बता दूं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1945 में हुई थी गेट के नाम से, GATT के नाम से। ठीक है, भारतीय विकास फोरम को पहले भारतीय सहायता बैंक के नाम से जाना जाता है। नहीं, भारतीय विकास बैंक को पहले भारत सहायता क्लब के नाम से जाना जाता है। इसका आंसर होगा डी। ठीक है, जो आज हम लोग WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ते हैं, इसकी स्थापना लेटेस्ट 1 जनवरी 1995 में हुई थी। तो वह जो है कि गेट, मतलब उसका पहले नाम गेट हुआ करता था, GATT, जिसकी स्थापना 1945 में की गई थी। और WTO का मुख्यालय कहाँ है, थोड़ा हमको जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा संघाई सहयोग संगठन का सदस्य नहीं है। तो इसका आंसर होगा यूक्रेन नहीं है, बाकी तीनों हैं। संघाई सहयोग संगठन में 6 मेंबर देश हैं। ठीक है, 6 मेंबर देश हैं।
पाकिस्तान और इंडिया भी इसमें है। नेक्स्ट, पहला औद्योगिक नीति श्याम प्रसाद मुखर्जी ने 1948 में पेश किया गया था, ये सही है। भारत विश्व में सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक नहीं, बड़ा नहीं, पहला नहीं, भारत दूसरे नंबर पे आता है सीमेंट उत्पादक में, ठीक है। भारत विश्व में सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक नहीं है, पहला है। तो इसका आंसर केवल एक होगा। और पहला जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी था श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1948 में पेश किया था। यहाँ पे देख लिए, यह भी एक फिजिक्स केमिस्ट्री क्वेश्चन है। अम्ल एक यौगिक है जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। अगर आप थोड़ा सा केमिस्ट्री पढ़े होंगे तो ये गलत है, ठीक है। मतलब आपके हिसाब से, मेरे हिसाब से भी अम्ल एक यौगिक है जो नीला लिटमस पेपर को लाल कर देता है। बाकी ये दोनों ही सही है, ठीक है। H2SO4 बहुत ज़्यादा ही एक मजबूत अम्ल है। अम्लीय वर्षा इसी से तो होता है, H2SO4 से। जो ताजमहल के जो संगमरमर पत्थर है उसको क्या कर रहा है, मतलब उसका कलर डिस्कलर कर दे रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा केवल बी, 2 और 3। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग। और वीडियो अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन बहुत अच्छे थे आज का भी। आप इसको देखिए अच्छी तरीके से, बिना स्किप किए हुए देखिए, अच्छी तरह से देखिए, एक एक वर्ड को सुनिए, क्योंकि जो भी बात बताई जा रही है ना वो आपके एग्जाम के लिए भी बताई जा रही है, ठीक है। केवल क्वेश्चन ही क्वेश्चन से डिस्कशन भी कर रहे हैं हम लोग, जो उसके इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। चलिए कल मिलते हैं।